हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी इक्वेशंस पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ये सवाल कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 40। ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ कोई, तो उसमें क्या हुआ, द सम ऑफ, सम मतलब जोड़, ठीक है, किसका, कमल्स के मार्क्स का मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में क्या है 40 है। तो मैथमेटिक्स में और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 40 है। ठीक है, तो मैथ में कुछ मार्क्स आए होंगे और इंग्लिश में कुछ मार्क्स आएंगे, वो मिलके हमारे 40 हैं। हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको 3 मार्क्स ज़्यादा मिले होते मैथ में, यानी कि m की जगह m+3 मार्क्स मिले होते, और क्या है, एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 4 मार्क्स कम मिले होते। तो अगर इंग्लिश में अगर इतने e की जगह e-4 मार्क्स मिले होते इंग्लिश में। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता, 360 होता। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसके मार्क्स पता लगाइए दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हमने साथ साथ करते चले गए, मैथ्स के मार्क्स को m मान लिया, इंग्लिश के मार्क्स को e मान लिया, साथ साथ करते चले गए, इस तरीके से बन गया। और आप चाहो तो x और y मान सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने रफ में किया है। अब कैसे मानेंगे, किसी मैथ के मार्क्स को x मान लो, इंग्लिश के मार्क्स को y मान लो। तो लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स लिख लो खाली, मैथ्स बी x एंड मार्क्स इन इंग्लिश बी y। देयरफॉर x + y हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालना है y की वैल्यू x की टर्म में, 40 - x हो जाएगी, x की टर्म में y की वैल्यू, इसको पहली मान लेंगे। ठीक है, आल्सो लिख लो या फिर गिवन लिख लो, कुछ भी लिख लो। क्या होगा, x+3 × y - 4, ये हमारा 360 के बराबर होगा। y की वैल्यू इसमें रख देंगे, x+3 40 - x - 4 = 360। 40 में से 4 गए, यानी कि 36 - x। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप, इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, x की 2 वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, उसकी x की वैल्यू क्या आएगी, मैथ का आंसर, मैथ आएगी, मैथ की वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू। ठीक है, मतलब मैथ के मार्क्स निकल के आ जाएंगे जो x आएगी। उसके बाद आपको इंग्लिश की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, इंग्लिश के मार्क्स मतलब, तो वो y से यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक इज़ रिड्यूस्ड बाई ₹5। अगर एक प्राइस किसी बुक का वो क्या करा जाए, 5 रुपये से घटा दिया जाए। ए पर्सन कैन बाई 4 मोर बुक्स फॉर ₹600। वो जो है 4 ज़्यादा बुक खरीद सकता है, कितने की, 600 रुपये की। ठीक है, तो मतलब पहले कुछ बुक खरीद रहा होगा, ठीक है, उससे अब 4 ज़्यादा खरीद पाएगा 600 रुपये में। पहले वही बुक वो कितने में खरीद रहा था, 600 रुपये में खरीद रहा था। मान लो पहले कुछ, मान लो 10 बुक खरीद पा रहा था, और 10 की जगह 14 बुक खरीद पाएगा 600 रुपये में। पहले 10 बुक खरीद रहा था 600 रुपये की, मतलब ये है कहने का। ठीक है ना, तो अब 10 है कितनी है वो हमें बतानी। ठीक है ना, तो मैंने समझाने के लिए 10 का एग्जाम्पल ले लिया था। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, तो प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस है बुक की, वो पता आपको लगानी है। तो आसान क्वेश्चन है, जो ओरिजिनल प्राइस बुक की है उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, और जो पहले बुक खरीद रहा था वो, उसको y मान लेता हूँ। ठीक है, उसको y मान लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट ई ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी x, बुक बी ₹x कर देना। ठीक है, एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स पहले उसने खरीदी थी। ठीक है ना, ही बॉट कह लो या फिर खाली इतना ही कह लो, बी ₹y। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x पहले ले रहा था, x × y क्या हो जाएगा हमारा, x × y कितना, 600 रुपये की खरीदा था ना पहले भी, तो पहले वाले इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, x × y, ये 600 के बराबर हो जाएगा। अब क्या हुआ है, अब एक x हमने ओरिजिनल प्राइस x माना है, अब x क्या है, 5 रुपये से घट गया, तो वो y कितना हो गया, 4 बुक ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, y में 4 जुड़ जाएंगे, x में 5 घट जाएगा। ठीक है ना, अगली इक्वेशन बनाने में, तो x में 5 घट जाएगा, x में 5 माइनस कर देंगे,
और y में 4 जुड़ जाएगा। ये हमारे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ से निकाल लें y की वैल्यू x की टर्म में 600/x हो जाएगी। इसको पहली मान लें, इसको इसमें रख देंगे तो x - 5 और ये आ जाएगी 600/x + 4 = 600, ठीक है। और हमें इसमें पता लगाना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, केवल x ही पता लगाना है मतलब, ठीक है ना। तो आप केवल x को ही पता लगा के उसको लास्ट में लिख देंगे, हेंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक = ये। इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसको सॉल्व करके आपकी दो वैल्यू आएंगी, एक या तो एक नेगेटिव में आएगी, एक पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव वाली वैल्यू को ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक डीलर sells an article for ₹75 and gains as much % as the cost price of the article. Find the cost price of the article. ठीक है, एक डीलर क्या है, सेल्स करता है एक आर्टिकल को, एक डीलर बेचता है एक आर्टिकल को 75 रुपये में, ठीक है। और गेंस और कमाता है, गेन मतलब कमाना, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाता है एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इतना परसेंट कमाता है जितना क्या है उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने डीलर ने खुद, मतलब दुकानदार ने खुद कहीं से ख़रीदा होगा ना वो आइटम बेचने के लिए किसी होलसेलर से, तो जितने में उसने खुद ख़रीदा था उतना ही % उसने कमा लिया। मान लो उसने 20 रुपये में ख़रीदा था वो आर्टिकल और 75 का बेच दिया, तो उसने कितना कमाया, उस जितना कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये 20 रुपये में खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस तो दे ही रखा है 75, तो उसने 20% ही कमाया है। ये कहने का मतलब है, अगर उसने 30 रुपये में खरीदा था, अगर उसने 30 रुपये में खरीदा था और बेचा तो वही है 75 रुपये में, तो उसने कितना कमाया है, 30% कमाया है। मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही % कमाया है, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, 20-30 पता नहीं कितना है, तो हमको x मानना पड़ेगा, वही उसमें पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, उसने x रुपीज़ में ख़रीदा है और बेचा तो उसने 75 में, तो उसने कितना कमाया है, x% कमाया है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹x, ठीक है। अब ₹x हमारी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, और x% वो कमा रहा है। तो x% जब भी हम निकालते हैं ना, जो प्रॉफिट और लॉस जब भी % में होता है, ये बात आप ध्यान रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर वो % में होता है तो क्या होता है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है, जैसे अगर ये 20 मेरी अगर 100 रुपये मैंने 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसको मैंने 120 रुपये का बेचा, ठीक है। तो मैंने कितना, तो अगर मुझे ये पता, अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और अगर मुझे उस पर 20% पैसे 20% क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है या गेन कमाना है, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ कितने में बेचनी चाहिए, तो ये 20% किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, इस पे, जितने में खरीदी है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब 20 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके मैं क्या करूँगा, उसको 20% प्रॉफिट में बेच पाऊँगा। तो इस 100 में 20 यानी कि 120 रुपये में बेचूँगा उसको मैं, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। इसी तरीके से 80 हो गया, मान लो अगर मैंने 80 में कोई चीज़, 80 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी और मुझे कमाना है कितना, 25% प्रॉफिट कमाना है, तो मैं उस चीज़ को कितने में बेचूं, ठीक है। CP मेरी 8 है, तो कैसे 25% इसका निकाल लेंगे, 80 का 25% क्या होता है, 25/100, ठीक है। तो 25 4 जा 100, 4 2 जा 20, तो मुझे कितने 20 रुपीज़ कमाने पड़ेंगे, तब जाके मैं 25% प्रॉफिट कमेगा। कितने कमाने पड़ेंगे, 20 रुपीज़। तो 80 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो मुझे कितने का बेचना पड़ेगा, 100 का बेचना पड़ेगा, और प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 20 रुपीज़, ठीक है। अगर दोनों चीज़ पता लगानी हो तो ₹20 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, अगर रुपीज़ इतने का बेचा, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा % जो होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो उसने क्या क्या रखा है, अगर कि हमने x रुपीज़ का कोई चीज़ खरीदी और x% ही क्या हुआ, प्रॉफिट। तो लिख देंगे देन प्रॉफिट % कितना हो जाएगा हमारा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी x%, 20% नहीं, x%, ये रहा x% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमने कोई, हम तो उधर से देख लिया मैंने, ये है ना हमारा सवाल, ये रहा। अगर हमने x रुपये की कोई कॉस्ट प्राइस मान ली तो हमारा प्रॉफिट % कितना है, x% है। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निकालने का क्या तरीका, मैंने भी आपको बताया कि जैसे 80 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, x% मुझे मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ, तो इस 25% का इसका निकाल लेंगे, 80 का 25%, और जो भी आएगा, मतलब क्या आया था
20 रुपीज़ आया था, इस 20 रुपीज़ को दोबारा 80 में जोड़ देंगे। यही काम यहाँ पे करना है, ठीक है। X% किसका निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस का, फिर उसको किस में जोड़ देंगे, दोबारा से कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो SP या फिर सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस है इसमें क्या जोड़ देंगे, X% निकाल लेंगे X का ही, तो X इंटू X/100, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यही तो किया था यहाँ पे। जैसे 80 रुपीज़ था और 25% प्रॉफिट था, तो हमने क्या किया था, 80 में प्लस किया था 25% किसका, 80 का 25%, 20 हो गया था, और फिर ये हमारा 100 आ गया था, 100 सेलिंग प्राइस आ गया था ना, ये आ गया था। तो यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, चाहो तो फार्मूला के साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला देखो इसका फार्मूला ये होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इस फार्मूला को आप याद कर लेना, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, जो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो लिख लिया और डिवाइड बाई 100 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। तो इसको लिख देंगे x प्लस कॉस्ट प्राइस हमारी x है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, x% है, तो परसेंट नहीं लगाएंगे अब, ठीक है ना, x अपॉन 100, ठीक है। डिवाइड बाई इसको लिख, सॉरी यहाँ इनटू प्रॉफिट परसेंट था ना, प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 नहीं आएगा, ठीक है। परसेंट का मतलब ही वही होता है, डिवाइड बाई 100, ठीक है ना, इनटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो x प्लस x इंटू 100, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारी क्या दे रखी है, 75, तो 75 हमारी कितनी आ जाएगी, x प्लस x इंटू एक्स कितना, x² अपॉन 100। अब आपकी इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसको सॉल्व करके दो वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, एक एक्सेप्ट कर लेंगे, जहाँ तक एक वैल्यू ज़्यादातर क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, एक पॉजिटिव में आएगी। तो नेगेटिव वाली वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल की, कॉस्ट, किसी चीज़ की कॉस्ट नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स क्या माना है, वही माना है कॉस्ट प्राइस को। ये देखो, ये मैं फार्मूला दोबारा से लिख दिया है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है सेलिंग प्राइस को, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट से निकालना हो, और अगर सीधा हमको दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो कि भाई तुम्हें 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, तो सीपी में सीधा क्या करना है, सीधा जो है प्रॉफिट जोड़ देना है, तो सीधा प्रॉफिट जोड़ देना है फिर, ठीक है। अगर हमसे ये कह रखा हो कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई और उसमें 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको उन दोनों को जोड़ दो, कितने की बिकेगी, 140 की बिकेगी वो, यही हमारी एसपी आ गई, ठीक है ना, यही हमारी एसपी आ गई। तो वो प्रॉफिट सीधा जोड़ देते हैं। अगर प्रॉफिट सीधा दिया होता है रुपये में दिया होता है, और अगर प्रॉफिट परसेंट में दिया हो तो आपको कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई करके पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई करके ये निकालना पड़ेगा आपको, तब ये चीज़ सेम ही है ना। प्रॉफिट ये है हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट, तो ये आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट हमारा अगर परसेंट में निकालना हो, तो परसेंट में हमें प्रॉफिट दिया हो तो हमें प्रॉफिट निकालना, तो उसका तरीका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दें, प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट में दिया हो तो हमें प्रॉफिट निकालना, तो इस तरीके से निकल आता है, ठीक है। ये तो आगे शायद चैप्टर आएगा, इसमें नहीं आएगा सर, ठीक है। और या छोटी क्लासेस में पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या होता है, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इसी प्रॉफिट को यहाँ रख देते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है हमारा, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2003 में आ चुका है। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज़ 192 किलोमीटर। तो मुंबई और पुणे के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 192 किलोमीटर है, ठीक है। ट्रैवलिंग बाई द डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन से जब हम ट्रैवल करते हैं, डेक्कन क्वीन मतलब ट्रेन का नाम है ये, ठीक है, आगे पता चल जाएगा, वो ट्रेन ही है ये, ठीक है। 2 ट्रेन की बात हो रही है। ट्रैवलिंग बाई द डेक्कन क्वीन, जब डेक्कन क्वीन ट्रेन से हम ट्रैवल करते हैं, इट टेक्स 48 मिनट्स लेस देन अनदर ट्रेन। तो ये 48 मिनट कम टाइम लेती है दूसरी ट्रेन के मुकाबले, अनदर मतलब दूसरी ट्रेन के मुकाबले, ठीक है। तो डेक्कन क्वीन को मैं क्या लिख लूँ, DQ लिख लेता हूँ। तो DQ जो है वो कम टाइम लेती है, DQ मतलब तेज़ स्पीड से चलती है, सीधी सी बात ये है, और 48 मिनट कम टाइम लेती है दूसरी ट्रेन के मुकाबले में, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन, इसी
ट्रेन की हमको डेक्कन क्वीन की स्पीड पता लगानी है। इफ़ द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स डिफर बाई 20 किलोमीटर पर आवर, अगर इनकी स्पीड के बीच का जो अंतर है, डिफर मतलब डिफरेंस, तो अंतर है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो सीधी सी बात है, डेक्कन क्वीन कम टाइम ले रही है, तो तेज़ कौन सी है, डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन की स्पीड ज़्यादा है, तो ठीक है, तो डेक्कन क्वीन की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर से क्या है, ज़्यादा है सीधी सी, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर। भाई डेक्कन क्वीन है हमारी और अनदर ट्रेन है, अनदर ट्रेन को 80 लिख दो, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है। यानी कि अगर मैं इस 80 को उधर लेके जाऊँगा, डी क्यू इक्वल टू तो 20 प्लस अनदर ट्रेन की जो स्पीड है, 80 का मतलब स्पीड जो उसकी है अनदर ट्रेन की, ठीक है ना। तो जो अनदर ट्रेन की जो स्पीड है उसमें कितना 20 जुड़ गया, या फिर ऐसे लिख लो 80 प्लस 20 जुड़ गया, जो अनदर की ट्रेन की स्पीड है उसमें 20 जुड़ गया, ठीक है। तो स्पीड हमारी, तो इस तरीके से हमको क्या मानना पड़ेगा, क्या पता लगाना है, स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन। तो इसी को x मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन बी x किलोमीटर पर आवर एंड, और दूसरी ट्रेन की स्पीड को क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, एंड अनदर ट्रेन बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पहला वाला केस पढ़ लेते हैं, क्या, ट्रैवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट्स लेस, 48 मिनट कम टाइम ले रही है। अब देखो 48 केस में मिनट्स में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी ट्रेन से। तो देखो डेक्कन क्वीन का टाइम टोटल कितना निकाल सकते हैं हम, 100 कम टाइम ले रही है, तो मतलब दूसरी वाली ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है। तो दूसरी वाली ट्रेन का टाइम कितना निकलेगा, y किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 192 किलोमीटर है, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो लिख लेते हैं, दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाई कौन सी, डेक्कन क्वीन, पहले डेक्कन क्वीन का निकाल लेते हैं, ठीक है। डेक्कन क्वीन टाइम टेकन बाई कितना हो जाएगा, 192 डिवाइड बाई x हो जाएगा, आवर्स, ठीक है। यही तरीके से टाइम टेकन बाई अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन से जो है उससे क्या है, टाइम कितना हो जाएगा, 192 डिवाइड बाई y आवर्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है हमको, 48 मिनट। तो 48 मिनट कम ले रही है डेक्कन क्वीन, यानी कि ये 48 मिनट ज़्यादा ले रही है, ठीक है। तो देयरफॉर 192 अपॉन y, ठीक है, माइनस 192 अपॉन x इक्वल टू क्या जाएगा, 48 मिनट ज़्यादा ले रही है ना। 48 वाली ये दूसरी वाली धीमी वाली ट्रेन जो है 48 मिनट ज़्यादा ले रही है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो 48 अपॉन 60 ये कितने आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। मिनट में था ना, इसको घंटे में कर लिया हमने, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से बनेगी, उनकी स्पीड्स का डिफरेंस क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, अगर x उसकी, तो डेक्कन क्वीन की स्पीड ज़्यादा, सीधी से मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पे, ठीक है। तो x माइनस वाई, ठीक है। ये डेक्कन क्वीन की स्पीड है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आप निकाल लेंगे y की वैल्यू x की टर्म में, तो y हो जाएगा प्लस x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया, इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। अब इस 2 की वैल्यू को 1 में रख देंगे, ठीक है। तो या फिर इस 2 को मानने की जरूरत नहीं थी, सीधा लिख देते, सब्स्टिट्यूटिंग ये दिस वैल्यू ऑफ y, इस वैल्यू y को किस में रख रहे हैं हम, 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, 192 अपॉन x माइनस 20 माइनस 192 अपॉन x इक्वल टू 48 अपॉन 60, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, 48 अपॉन 60 और हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 4 अपॉन 5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा 4 अपॉन 5 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x की 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। जहाँ तक है एक वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है, नेगेटिव में आएगी, या फिर इस तरीके से आएगी दूसरी वैल्यू, या तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक वैल्यू तो बिल्कुल सही होगी, दूसरी वैल्यू या तो नेगेटिव में आएगी, या फिर इस तरीके से आएगी कि उसमें से आप 20 घटाएंगे तो जो दूसरी वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब
20 से छोटी आएगी वो वैल्यू। जैसे एक वैल्यू कुछ बड़ी आ गई 20 से बड़ी, मान लो 30 आ गई, और दूसरी आपकी जो आ गई मान लो 10 आ गई। अब 10 में से आप 20 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगी दूसरी ट्रेन की स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी वैल्यू कुछ गड़बड़ आएगी, ठीक है, या तो नेगेटिव में आएगी या बहुत छोटी, या इतनी छोटी आएगी कि उसमें से हम दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालेंगे 20 घटा के, तो वो दूसरी ट्रेन की स्पीड कम नेगेटिव में हो जाएगी। तो स्पीड नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो दूसरी वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी देख लेना सॉल्व करके, ठीक है। आंसर चेक करने के लिए आपको बता देता हूँ मैं, 80 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। मतलब जो डेक्कन क्वीन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी। अगला सवाल देखिए, CBSE 2014 में आ चुका है ये। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, बजाय कि उसके नीचे आने में। मतलब अगर एक मोटर बोट यहाँ से मैं अप स्ट्रीम ऊपर जाती है, मतलब धारा के विरुद्ध जाती है, ठीक है, तो धारा की स्पीड मान लो नीचे है, तो अगर मोटर बोट ऊपर जाती है तो ऊपर जाने में 1 घंटा ज़्यादा लेती है, बजाय कि इसके नीचे आने में। जो मतलब जो नीचे आने, ऊपर से नीचे आने में जो हमारा टाइम लेती है, ऊपर से जो नीचे आने में टाइम लेती है वो क्या है, उससे 1 घंटा ज़्यादा नीचे से ऊपर जाने में लेती है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है वो। तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये देखिए 24 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। ये कितनी है, 24 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस 24 किलोमीटर दे रखी है। और दोनों का टाइम निकाल लेंगे तो देखो 24 तो हमारी है ही डिस्टेंस, टाइम कैसे निकल गया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले कौन सा टाइम निकाल लेते हैं, ये ऊपर से नीचे अंदर कोई भी निकाल लो, नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड 18 है उसकी, 18। और अब जो नीचे से ऊपर जाएगा तो इस जो धारा की स्पीड है, मान लो मैंने क्या मान लिया, x है। जो स्ट्रीम की स्पीड है, जो पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको मैंने x मान लिया, तो 18 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसकी स्पीड निकाल लेंगे, डाउन स्ट्रीम आने की स्पीड, यानी कि ऊपर से नीचे आने की स्पीड, तो वो कितनी हो जाएगी 18 प्लस x, यानी कि धारा के संग आने वाली स्पीड निकाल लेंगे, तो 24/18 प्लस x, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा दोनों टाइम निकल गए। अब क्या रखा कि दोनों के टाइम में कितने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। कौन सा ज़्यादा ले रही है, तो नीचे से ऊपर जाने में टाइम ज़्यादा ले रही है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको। ये कितना है, 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x, ठीक है। लेट द स्ट्रीम ऑफ द स्पीड बी x मान ली हमने, ठीक है। अब क्या है, टाइम टेकन निकाल लेंगे, नहीं हाँ टाइम ही निकालेंगे, सॉरी, टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है हमको, 18 किलोमीटर उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है, मतलब जो बोट की स्पीड है वो कितनी 18 है, तो 18 माइनस धारा की स्पीड है वो कम हो जाती है उसमें से, ठीक है। ये तो पढ़ रखा है हमने अप स्ट्रीम जाने में, ठीक है, इतने घंटे लग जाएंगे। इसी तरीके से टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये पूरी लैंग्वेज लिख लेना। टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, ये हमारी 24/18 प्लस x आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अप स्ट्रीम वाला टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x, ये हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएंगी आपकी, x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर चेक करने के लिए आपको बताता हूँ, आपकी x की स्पीड निकल के आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर x, मतलब इस स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी निकल के आ जाएगी, धारा की गति या स्पीड निकल के आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ए कोई आदमी है, ठीक है, टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। ए जो है वो 10 दिन कम लेता है बी से एक पीस ऑफ वर्क को फिनिश करने में। मतलब बी अगर कुछ एक्स टाइम ले रहा होगा तो ए कितना ले रहा है, एक्स माइनस 10 days लेता है, ठीक है। अगर बी हमारा कितना एक्स डेज ले रहा होगा तो ए हमारा एक्स माइनस 10 days लेता है, ठीक है। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, और ए एंड बी दोनों मिलकर उस वर्क को कितने 12 days में फिनिश कर सकते
सकते हैं इन 12 डेज, ठीक है। इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, अगर दोनों ए और बी मिलके बोथ मतलब दोनों, ठीक है, दोनों ए और बी मिलके फिनिश कर सकते हैं उस वर्क को 12 दिनों में। फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क, तो जो बी कितना टाइम ले रहा है उसको आपको पता लगाना है। मतलब ये एक्स, हमने एक्स डेज बी का जो टाइम लगाना है ये एक्स पता लगाना है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको तरीका बताया था, उसी तरीके से इसको कर लेना है। क्या तरीका बताया था? PTW मान लें, क्या मान लें? PTW। पी क्या है? पर्सन, कौन है? ए। 10 दिन कम ले रहा है, वर्क को एक मान लें, वर्क को हमेशा 1 मान लें। क्यों लिखा हुआ है? ए पीस ऑफ वर्क, एक काम का हिस्सा, तो उसको हमने 1 ही मान लिया, ठीक है। तो कितने, और बी कुछ ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है? बी हमारा कितना टाइम ले रहा है? हमने मान लिया x दिन ले रहा है उसी एक काम को ख़त्म करने में। तो a कितना ले रहा है? x - 10 डेज ले रहा है। a एंड b दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं उसी एक काम को? 12 दिनों में। अब इससे मैंने आपको तरीका बताया था, दोनों सबका एक एक, ये क्या है? टाइम, t क्या होता है? टाइम, ठीक है, और w क्या होता है? वर्क, ठीक है। अब एक एक दिन का काम निकाल लें, तो इससे मैंने एक दिन का काम निकाल लिया। a जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x - 10, ये निकल के आ गया मेरा, ठीक है। ऐसी b जो है मेरा एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x, ये 1/x निकल के आ गया। इसी तरीके से a एंड b एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये तीनों निकल जाएंगे काम, एक एक दिन के ये हमारे काम निकल जाएंगे। फिर क्या करते थे, जो सबका एक दिन का काम जो है, अब a का एक दिन का काम 1/x में, b का एक दिन का काम ये है, तो दोनों का एक दिन का काम मिलकर, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/x - 10 प्लस 1/x, इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी का हमने यहाँ से पता लगा लिया 1/12, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/12 के बराबर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लैंग्वेज में इस टाइप के सवाल हो गया, आपको पहले बता ही चुका हूँ, ठीक है। वही बनेगी, लेट द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क इक्वल टू x डे, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई ए कितना हो जाएगा? x - 10 डे। फिर एक दिन का काम निकाल लेंगे, टाइम वर्क डन बाई क्या कहते हैं, बी इन 1 डे, 1 डे में कितना आ जाएगा? 1/x। इसी तरीके से वर्क डन बाई ए इन 1 डे कितना आ जाएगा? 1/x - 10। ये सब लैंग्वेज लिखवा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की हो सकता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए, या एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है तो सीधी सी बात है, प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे, नेगेटिव वाली को हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर दोनों वैल्यू x की पॉजिटिव में आती है तो क्या करेंगे? तो फिर हम इसमें चेक करेंगे कि a का टाइम कितना जा रहा है। a का टाइम कितना है? x - 10 है, ठीक है। तो उन दोनों x की वैल्यू को इसमें डाल के देखेंगे, ठीक है। तो अगर तो इस तरीके से a का टाइम क्या आना चाहिए? वही पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर मान लो एक वैल्यू आपकी 30 आ गई और एक आ गई आपकी 9 डेज़, तो ये 9 डेज़ वाली आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों? देखने में तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन 9 डेज़ वाली को आप इसमें डालोगे ए के टाइम में, तो 9 - 10 कितना? ए का टाइम कितना आ जाएगा? -1 डे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कभी टाइम जो है नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 9 भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 केस बनते हैं हमेशा, या तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो सीधा केस खत्म हो जाता है, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देते हैं, या कभी कभार क्या होता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं, इसमें डाल के देखेंगे दूसरे में, इसमें कि ए का टाइम कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। ए का टाइम भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव ही निकल के आना चाहिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो आपकी आ रही है वो 30 डेज़ ही आ रही है, ठीक है ना। कितनी आ रही है? 30 डेज़ आ रही है आंसर आपका। एक्स की वैल्यू 30 डेज़ आंसर आ रही है। और ये दूसरी वैल्यू 9 ही 4 निकल के आएगी आपकी, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल के लिए लाइन 9 ले ली थी ना। हाँ, तो मतलब दोनों वैल्यू इसकी आप में पॉजिटिव निकल के आएंगी। एक 30 निकल के आएगी जब आप एक्स को सॉल्व करेंगे, और एक 4 निकल के आएगी, ठीक है। तो 4 वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? कि 4 को इसमें डालेंगे तो 4 - 10, तो कितना आ जाएगा? ए का काम, ए का दिन हमारा कितना आ जाएगा? 4 - 10 यानी कि -6 आ जाएगा। तो -6 का भी ए का काम नहीं, सॉरी, ए के दिन, ए कितने दिन ले रहा है, तो -6 दिन कभी कोई -6 दिन कभी सुना है? कभी टाइम जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपकी इसके उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, एक 30 आएगी, एक 4 आ जाएगी, ठीक है। 4 वाली को इसलिए रिजेक्ट कर देंगे कि जब हम 4 वाली वैल्यू लेंगे तो आप चाहो तो इसमें 2 केस बना देना, ठीक है। 2 केस इस तरीके से बन जाएंगे, देखो, एक एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी, एक 40 आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगी, x = 30 और x = 4। अब 2 केस बना लेंगे, 2 केस क्या यहीं लिख लेंगे, इफ़ x = 30, अगर 30 30 के बराबर है, देन टाइम टेकन बाई ए कितना हो जाएगा? 30 माइनस क्या था, x - 10, 30 - 10 = 20 डेज़, ठीक है। और अगर हमारा x 4 के बराबर होगा, देन
टाइम टेकन बाई ए कितना हो जाएगा हमारा 4 - 10 = -6 days, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। चाहो तो और रीज़न लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। सेंस क्यों पॉसिबल नहीं है? सेंस टाइम कैनॉट बी, कैंट बी, कैंट या कैनॉट एक ही बात है, बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर या फिर हैंस लास्ट में लिख लेंगे, हैंस x = हमारा 30 आ जाएगा, या फिर सॉरी देयरफॉर x = 30 लिख लेंगे, हैंस लास्ट में लिख लेंगे हम। हमें क्या कहा था? टाइम टेकन बाई बी, हैंस टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू कितना? टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू 30 days। यही हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, CBSE 2010 में आ चुका है ये। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 11 1/9 मिनट्स, ठीक है। 2 पाइप एक साथ चल रही हैं, रनिंग टुगेदर मतलब एक साथ उनमें से पानी निकल रहा है। एक टंकी को 11 1/9 मिनट्स में भर सकती हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 2 पाइप को मान लेंगे P1 और P2, देखो वही बना लेंगे PTW, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या हो जाएगा? पाइप हो जाएगा, यहाँ पे पर्सन नहीं है, क्या है? पाइप, ठीक है, पाइप हो जाएगा। और T क्या है? टाइम किस में आ गया? मिनट में आ गया, टाइम हमारा मिनट में आ गया। और वर्क हमारा क्या है? टैंक, जो एक टैंक को भर रहा है वही हमारा वर्क हो गया, ठीक है। तो 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 11 1/9 मिनट्स। तो 2 पाइप, जो मतलब एक पाइप को मैंने P1 कह लिया एंड P2, दूसरे पाइप को P2 कह लिया, ठीक है। P1 एंड P2 लिख लिया, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? एक टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं? 11 1/9 यानी कि 11 9 99 + 10 यानी कि 100/9 मिनट से भर सकते हैं। इस 11 1/9 को मैंने किसमें बदल लिया? दोबारा से सही फ्रैक्शन में बदल दिया। ये हमारा क्या होता है? मैंने आपको बताया था 11 + 1/9 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 11 + 1/9, तो ये 9 इसमें करेंगे 99 + 1/9 यानी कि 100/9 मिनट्स हो जाएगा, 100/9 मिनट, ठीक है। तो 100/9 मिनट्स में भर सकते हैं, ठीक है। If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately। अगर एक पाइप 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है दूसरे पाइप से, ठीक है, टैंक को भरने में, ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है? टाइम पता लगाना है जिसमें दोनों पाइप जो है उस टैंक को पूरा अकेले भर पाएंगे, ठीक है ना। अगर हर पाइप को अकेला चलाया जाए तो उस टैंक को सेपरेटली मतलब अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग वो पाइप उस टैंक को कितनी देर में भर पाएंगे, ये टाइम हमें पता लगाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कौन सा टाइम, मान लो P2 वाला पाइप ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब P2 वाला पाइप धीमा चल रहा है और टाइम ज़्यादा ले रहा है कुल मिला के। तो P2 पाइप जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और P1 वाला टाइम जो है कम टाइम ले रहा है। तो P1 वाला टाइम मान लो, P1 वाला टाइम पाइप जो है मान लो इसी एक टैंक को भरने में x मिनट ले रहा है, तो ये कितना लेगा? उसी एक टैंक को भरने में P2 वाला टाइम कितना ले रहा है? 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि x + 5 मिनट लेगा, ठीक है। अब सबका क्या करेंगे? 1-1 मिनट का टाइम निकाल लेंगे। पहले वाले सवाल में क्या कहता है? 1-1 दिन का टाइम, 1-1 दिन का वर्क निकाला था, तो अब इसमें क्या करेंगे? 1-1 मिनट का निकाल लेंगे, क्या? वर्क यानी टैंक, एक मिनट में कितना टैंक का हिस्सा भरेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ से P1 हमारा कितना हिस्सा भरेगा? 1 मिनट में 1/x हिस्सा भरेगा, ठीक है। और P2 हमारा कितना हिस्सा भरेगा 1 मिनट में? 1/x + 5 का हिस्सा भरेगा। इसी तरीके से P1 और P2 मिलके 1 मिनट में, ठीक है, जगह थोड़ी कम बची यहाँ पे, P1 एंड P2 मिलके 1 मिनट में कितना हिस्सा भरेंगे? यहाँ पे आ जाएगा आपका इसका उल्टा, यानी कि 9/100 इतना हिस्सा भरेंगे। अब इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। क्यों? इसका 1 मिनट का काम ये है, P2 का, P1 का 1 मिनट का काम ये है और P1 और P2 का 1 मिनट का काम ये है, ठीक है। तो हम क्या करते थे? जो 1 दिन का काम होता था या 1 मिनट का काम होता था उसको जोड़ लेते थे। मतलब P1 अगर इतना हिस्सा भर रहा है टैंक का 1 मिनट में, P2 इतना हिस्सा भर रहा है 1 मिनट में, तो P1 और P2 दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना हिस्सा भरेंगे? इसको जोड़ लो और वो इसके बराबर होना चाहिए 9/100। यही हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 1/x + 1/x + 5 ये किसके बराबर होना चाहिए? 9/100 के बराबर होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 9/100 लैंग्वेज वही बनेगी, ठीक है, जो पिछले सवाल मैंने भी अब सिखाई थी आपको। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, वो आ जाएगा 20 मिनट और 25 मिनट, ठीक है ना। एक पाइप का टाइम आ जाएगा 20 मिनट निकल के 20 मिनट, और एक का निकल के आ जाएगा 25 मिनट, ठीक है। और 25 मिनट किसका निकल के आएगा? 25 मिनट आपका निकल के आएगा इसका जो 5 मिनट ज़्यादा ले रही है। कौन सा ले रही थी? ये P2। तो P2 वाले का निकल के आ जाएगा 25 मिनट और P1 वाले का निकल के आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। ये आपके आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।